हेलो बच्चों, आज का जो समय है उसको देखते हुए हम ऑनलाइन जो क्लासें हैं उनका शुभारंभ कर रहे हैं और राजस्थान बोर्ड का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाएंगे। लॉकडाउन के दौरान आप घर पर ही रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, किसी बाहर के व्यक्ति से ना मिले, क्योंकि ये जो कोरोना की बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक है, छूने से फैलती है। यदि सरकार लॉकडाउन खोलती भी है तो भी आपको सुरक्षित रहना है, नियमों का पालन करना है। अब बात करते हैं राजस्थान बोर्ड का जो नया सिलेबस है। पहला जो उसका चैप्टर है सेट थ्योरी, समुचित सिद्धांत है। और ये जो नया सिलेबस है ये एनसीईआरटी सेम है, जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो सेम हिंदी में कन्वर्ट हैं। तो बात करते हैं समुचित सिद्धांत की। आखिर समुच्चय सिद्धांत है क्या? समुच्चय है क्या? समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है, देखो, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहां पर देखो, हम वस्तुओं के संग्रह को भी कह सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कुछ संग्रह आपके ऐसे भी होंगे जिनको हम सही परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए इसकी जो परिभाषा बनी है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित कैसे हुआ? जैसे हम दुकान पर जाएं और हमें किताबें खरीदनी, हम कहेंगे दुकानदार से कि कक्षा 11 साइंस का सेट दे दो, तो उसके माइंड में फीड हो जाएगा कि भाई कक्षा 11 साइंस में कौन कौन सी बुकें आती हैं, और वो कहेगा बच्चा मान लो मैथ की बुक लेनी है तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश वो तुरंत उठा कर दे देगा, और बायो की लेनी है तो बायो वाला सेट दे देगा। इसी प्रकार से आप टी सेट होता है, जैसे चाय के बर्तन है उनका सेट हुआ। क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनका समूह, वो भी एक संग्रह हो गया है। यानी एक शब्द के कहने मात्र से ही पूरा समूह यदि इंडिकेट हो जाए तो उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब बात करते हैं किस किस को हम समुच्चय नहीं कह सकते। जैसे होशियार, मूर्ख, खतरनाक, सर्वश्रेष्ठ, आदि बहुत से शब्द हैं। आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो समुच्चय को प्रदर्शित नहीं करते। जैसे हम कहें कि भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह, यहां मैं लिखता हूं भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह। अब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, किसी व्यक्ति को हम कहें कि भाई भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह बनाओ, तो कोई व्यक्ति कपिल, सचिन, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह बना सकता है, कोई हॉकी के बना सकता है, और फिर उसमें
अन्य व्यक्ति हो सकता है कोई अपने गांव की टीम के व्यक्ति को भी बना ले। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा अलग अलग हो जाएगी। इसी प्रकार से जो हम बात करें होशियार की, हम कहें आप अपनी कक्षा के होशियार बच्चों का समूह बनाओ, तो इसमें भी अलग अलग जो छात्र हैं वो अलग अलग छात्रों का समूह बनाएंगे। मूर्ख की बात करें तो भी वही है। बात करते हैं खतरनाक की। अब खतरनाक कैसे? हम कहें विश्व के खतरनाक जानवरों का समूह बनाओ। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं विश्व के खतरनाक जानवरों का समूह। तो ये जो संग्रह मैंने लिखा है यहां पर, ये भी समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर खतरनाक, जैसे किसी के लिए चीता खतरनाक है, शेर खतरनाक है, सांप खतरनाक है, लेकिन वहीं पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जो शेर को घर में पालते हैं, चीते को घर में पालते हैं, उनको वो कुछ भी नहीं कहता, वो एक मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, तो वो उनके लिए खतरनाक नहीं है। बहुत से आपने देखा होगा कि सांप को गले में डालकर घूमते हैं। तो यहां पर जो खतरनाक शब्द की परिभाषा है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगी। तो यहां पर हमने समुच्चय की जो बात की है, समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, अर्थात वही संग्रह समुच्चय होगा जिसे हम से परिभाषित कर सकते हैं। एक शब्द कहने मात्र से ही पूरा समूह अगर परिभाषित हो जाता है तो ऐसा समूह आपका समुच्चय कहलाएगा। और अगर वो से परिभाषित नहीं हो रहा है, जैसे हमने यहां पर बात की है, तो वो समूह आपका समुच्चय नहीं होगा। अब ऐसे में कुछ और उदाहरण भी यहां पर लिखता हूं। जैसे यहां पर भारत की नदियों का समूह या संग्रह। अब जैसे कोई किसी भी नदी की हम बात करते हैं, हम कहें कि नील नदी, तो वो तो भारत के अंदर नहीं है। गंगा नदी की बात करें तो भारत के अंदर है। तो अगर कोई नदी हम लिखते हैं तो हम बता सकते हैं कि वो भारत के अंदर है या नहीं, यानी ये समूह आपका समुच्चय हो जाएगा। अब बात करें जैसे प्राकृत संख्या का समूह। संप्राकृत, तो सम की बात करें तो ये आएगा 2, 4, 6, 8, इस प्रकार अनंत तक की संख्याएं हैं इसमें। तो यहां पर किसी संख्या की बात करते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या सम नहीं है, कौन सी इसके अंदर आएगी, कौन सी इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये जो संग्रह है ये आपके समुच्चय होंगे। अब कुछ प्राकृतिक संख्याओं के जो संग्रह हैं, प्राकृतिक हैं, पूर्णांक है, उनके हम नाम यहां पर लिखते हैं। जैसे n हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का समूह, z हो गया आपका पूर्णांक संख्याओं का समूह, इसके बाद आपका हो गया Q परिमेय संख्याओं का समूह, आपका R हो गया है वास्तविक संख्याओं का समूह।
तो ये सभी जो आपके समूह हैं, सभी समुच्चय हैं, इसमें आपके सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का आदि समूह भी आपके समुच्चय के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करना, समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। आप देखिए समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। नंबर एक है रोस्टर। रोस्टर या सूचीबद्ध रूप। और नंबर दो है समुच्चय निर्माण रूप। दो विधियां हैं, रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप। पहले बात करते हैं हम रोस्टर की, सूचीबद्ध की। फर्स्ट रोस्टर। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक मंझला कोष्ठक हो गया। ये मंझले कोष्ठक के मध्य रखा जाता है तथा अवयवों को अल्प विराम या अर्धविराम बोल दो, अर्थात कोमा। कोमा से अलग अलग किया जाता है। तो रोस्टर या इसको हम सारणीबद्ध भी बोलते हैं, कई नाम है इसके, टेबुलर फॉर्म भी है, तालिका रूप भी है। तो अवयव जो है उनकी हमें एक तालिका बनानी है। जैसे हम कहें, एग्जाम्पल देता हूं मैं यहां पर, जैसे 6 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 6 से कम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपको देखनी है। 6 से कम कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, और इन्हें हम कोमे से अलग अलग कर देंगे। तो पहला हो गया आपका रोस्टर अर्थात सूचीबद्ध या तालिका विधि। तो इस विधि में हमने क्या किया, जितने भी अवयव हैं उन्हें हमने कोष्ठक के अंदर रखा है, मंझले कोष्ठक के, और कोमे से उनको अलग अलग किया हुआ है। दूसरी है समुच्चय निर्माण रूप।
इस विधि में अवयवों को एक नियम के आधार पर लिखा जाता है, जो प्रत्येक अवयव पर लागू होता है। अब प्रत्येक अवयव पर कैसे लागू होगा उसको आप समझें। अब एग्जाम्पल में यहां पर लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल है आपका AEIOU। अब हमें ये देखना है कि जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या है। तो आपको पता चल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इसको हम लिख सकते हैं A बराबर X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये इसमें समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तालिका रूप है अर्थात रोस्टर रूप है, उसमें अवयवों को मझले कोष्टक के मध्य रखना है और कोमे के द्वारा उनको अलग अलग करना है। जबकि समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय के अवयव को एक नियम के आधार पर लिखा जाता है, जिस पर वो प्रत्येक अवयव पर वो नियम लागू होता है। अब बात करते हैं, ये जो मैंने यहां पर सिंबल लिखा है इसको बोलते हैं सच दैट और हिंदी बोलते हैं ऐसा है। एक और भी सिंबल है, इसका भी प्रयोग होगा यहां पर। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, अर्थात समुच्चय का एक अवयव है। और ये होगा आपका नॉट बिलोंग्स टू। समुच्चय का एक अवयव नहीं है। तो ये भी आपको जो चिन्ह है याद रखने हैं। अब बात करेंगे हम आगे। अभी कोटि हो रहेगी समुच्चय की। समुच्चय की कोटि कोटि का मतलब समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं उनकी जो संख्या होती है वो समुच्चय की कोटि कहलाती है। तो समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या समुच्चय की कोटि
कहलाती। जैसे यहां पर हमने समुच्चय लिखा है ए बी सी डी और ए मान लो मैंने रिपीट कर दिया है, तो रिपीट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, कोटि इसकी 4 ही होगी, 1 2 3 4। क्योंकि जैसे क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं और एक बच्चे का नाम हमने 2 बार लिख दिया, तो वहां पर उनकी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संख्या बढ़ेगी नहीं। तो ध्यान रखना है कि अगर समुच्चय में उपस्थित अवयव जितने भी हैं उनका रिपीटेशन होता है, रिपीट हो जाते हैं, तो समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ना ही ये कि हम अवयवों को आगे पीछे रखें, बदल दें, तो क्रम का भी समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समुच्चय को कैपिटल एबीसी व अवयवों को स्मॉल एबीसी इससे व्यक्त करते हैं। तो हमने आपको ये 2-3 बातें बताई, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं जिससे आपको याद रहे, क्वेश्चन करने में आसानी रहे। एक तो हमने बताया समुच्चय। समुच्चय है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जिसको हम शेषी परिभाषित नहीं कर सकते उसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। दूसरे, समुच्चय को परिभाषित करने की विधियां, पहली है रोस्टर विधि। इसमें समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर रखते हैं और कोमे के द्वारा उनको अलग अलग करते हैं। दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को एक नियम के आधार पर हम लिखते हैं। अब देखो यहां पर जैसे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल रोस्टर रूप में लिखना है। का हल रोस्टर रूप में। अब देखिए यहां पर रोस्टर रूप में कैसे पहले समीकरण को हल करेंगे और जो हल आएगा उसको मझले कोष्टक के अंदर लिखना है। तो गुणनखंड करें। इसके गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या है उसके ऐसे 2 गुणनखंड, यहां पर चिन्ह माइनस का है तो गुणनखंड को घटाकर ये संख्या आनी चाहिए। यहां पर है 1, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 × 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 प्राप्त होगा, 1 यहां पर है। तो ये होगा आपका x² + 2x - x - 2 = 0। यहां पर हम इसके जोड़े बना ले, तो इन दोनों में x कॉमन आएगा। ये हुआ आपका x + 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन हुआ और x + 2 = 0। x + 2 दोनों में कॉमन हुआ और x - 1 = 0। अलग अलग 0 करेंगे। यदि x + 2 = 0, x = -2 और x - 1 = 0, तो x = 1। तो यहां पर इसके 2 हल हुए। अब हमें लिखना है रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे हम मझले कोष्टक के अंदर 1 और -2। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है आपके। एग्जाम्पल 2,
एग्जाम्पल 2 देखिए। समुच्चय x such that x एक घन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन